नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है? पहला आर्टिकल है स्किर्मिशेस अफेक्ट बिजनेस। देखिए, कर्नाटका में रिसेंटली कम्युनल फ्लेयर अप चल रहा है। पहले हिजाब रो आया, फिर जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे उनको बोला गया कि आप हलाल मीट सर्व नहीं कर सकते, फिर बीच में एक स्टेट फेस्टिवल में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था। अब इन सब चीजों के चलते प्रॉब्लम्स हो रही कर्नाटका के अंदर, और इन प्रॉब्लम्स के चलते कर्नाटका के जो बेंगलुरु कैपिटल है, जो आज की डेट में आईटी का एक स्टार्टअप हब बन के बैठा हुआ है, वहां पे बिजनेसेस शिफ्ट हो सकते हैं, बिजनेसेस के लिए ऑपरेट करना मुश्किल हो सकता है। इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट दिया जा रहा है, इस व्यू पॉइंट को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? अ मॉडल स्ट्रगलिंग टू डिलीवर। भाई, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की जब बात आती है तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या क्या कर सकते हैं, आईसीडीएस स्कीम को आप किस प्रकार से रैम्प कर सकते हो, इसके बारे में कुछ व्यू पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं। इन व्यू पॉइंट्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आईसीडीएस स्कीम को और अर्ली प्री चाइल्डहुड एजुकेशन को कैसे ठीक किया जाए, इसके बारे में बात की गई है। फिर साउथ इंडिया में बहुत सारी ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके यहाँ पे कस्टम है कि भाई उनकी छोटी उम्र पे शादी हो जाती है, लेकिन इस छोटी उम्र पे शादी होने के बाद जब उनका छोटी उम्र पे बच्चा होता है 18 साल से पहले, और लेडीज आज की डेट में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाने जाती हैं, तो हॉस्पिटल्स के ऊपर एक रिक्वायरमेंट है कि अगर लड़की की प्रेग्नेंट है और उसकी उम्र 18 से कम है तो पुलिस को रिपोर्ट करना है। तो पुलिस यहाँ पे केस फायर करती है, मेल के अगेंस्ट मेल को अरेस्ट कर लिया जाता है, पॉक्सो के चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ट्राइबल सोसाइटीज के ऊपर इस पॉक्सो एक्ट को लगाना गलत है। पॉक्सो एक्ट का मतलब है सेक्सुअल ऑफेंसेस से आप बच्चों को बचाओ, फीमेल चाइल्ड को बचाओ। लेकिन अगर एक 18 साल से कम की लड़की अपने ट्राइबल कस्टम्स के चलते अपने मन से कंसेंशुअली शादी कर रही है तो लड़के को रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही नहीं है, ऐसा यहां पे बताया जा रहा है। और इससे एक चीज और होगी कि अगर लड़कियों को लगने लगा कि उनके हस्बैंड्स को जेल में डाल दिया जाएगा अगर वो हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी कराएंगी, तो फिर वो हॉस्पिटल जाएंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं फिर हेल्थ इशू वाली बात आ जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक व्यू पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे। चाइना की जीरो कोविड स्ट्रैटेजी को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इसको देखेंगे। और रिसेंटली इंडियन रेलवेज में आपने सुन ही लिया होगा, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बनाई जा रही है। ये मैनेजमेंट सर्विसेज किस प्रकार से इंडियन रेलवेज को आगे लेके जा सकती हैं, इसके रिस्पेक्ट में व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। आज का करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। विनीत सर की डेली वन लाइनर जो करंट अफेयर्स वाली वीडियो है वो भी अपलोड हो चुकी है। दोनों ही देख लीजिए, आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से वो काम में आएंगी। यहाँ पे हम लोग एडिटोरियल में थोड़ा एनालिटिकल व्यू पॉइंट लेके चलते हैं। तो देखा जाए तो कर्नाटका का टारगेट क्या है कि भाई जो टोटल आईटी बिजनेस है इंडिया का, कर्नाटका उसमें 50% कंट्रीब्यूट करे, ऐसा कर्नाटका की सरकार का टारगेट है। और ऐसा बताया जा रहा है कि भाई 2026 तक कर्नाटका के अंदर जो आईटी बिजनेस है वो $350 बिलियन पे पहुंच जाएगा, ऐसा नासकाम को बोलना है। और जो बायो इकोनॉमी है, बायोटेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में जो कर्नाटका की इकोनॉमी है वो 2025 तक $50 बिलियन पहुंच जाएगी। तो कहीं ना कहीं कर्नाटका के ग्लोबल ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक चीज और नजर आ रही कर्नाटका के अंदर पूरी दुनिया में, वो है कम्युनल डिस्टर्बेंसेस। जब हिजाब रो हुआ था तो पूरी दुनिया में हिजाब रो को दिखाया गया, इंडिया को ह्यूमिलेट करने की कोशिश की गई। ये जो इंडिया की सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु, इट इज अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स। जबरदस्त टैलेंट वहां पे मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस टैलेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कम तो नहीं हो जाएंगी कम्युनल स्किर्मिशेस से, इसके बारे में बात हो रही है। चाहे हिजाब का इशू हो, चाहे हलाल मीट का इशू हो, चाहे टेंपल प्रेमाइसेस से मुस्लिम ट्रेडर्स को निकालने का इशू हो, कर्नाटका की ग्लोबल इमेज अफेक्ट हो रही है। और वो ग्लोबल इमेज आईटी बिजनेस के इकोसिस्टम को डेंट कर सकती है, ऐसा यहां पे बोला है। और इसीलिए आप देखोगे कि बायोकॉन के जो चेयरपर्सन है किरण मजुमदार शॉ, इन्होंने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई जी को टैग करके एक ट्वीट लिखी। और ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा? Karnataka had always forged inclusive development, inclusive economic development. If ITBT become communal, it would destroy our global leadership. मतलब कि किरण मजूमदार शॉ बोमई जी से बोल रहे हैं कि कम्युनलाइजेशन बंद करिए, धंधा करना मुश्किल हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों को काफी हद तक नुकसान हो सकता है, ऐसा यहाँ पे किरण मजूमदार शॉ ने ओपनली बोल दिया। कुछ और टेक और बिजनेस कम्युनिटी लीडर्स हैं, वो भी कुछ ऐसा ही व्यू पॉइंट रखते हैं, ऐसा बोला जा रहा है, बट सामने आके नहीं बोल रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। बोमई जी ने यहाँ पे किरण मजुमदार शॉ के ट्वीट का रिस्पांस दिया और बोला कि चीजों को डायलॉग से रिजॉल्व किया जा सकता है, आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो आईटी सेल है बीजेपी की, उसके अमित मालविया साहब बोल रहे हैं कि जो किरण मजुमदार शॉ की ट्वीट है ये पर्सनल पॉलिटिकली कलर्ड ओपिनियन है, ये गलत है,
कर्नाटका की इमेज को मेलाइन करने की कोशिश है, इस तरीके की बातें की जा रही हैं। अब इस सब के बीच में अपॉर्चुनिज्म भी देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु की सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर है पन्नालीवेल थियागराजन, इन्होंने क्या बोला कि भाई जो कंट्रीज कर्नाटका का कम्युनल माहौल में परेशान है, वो कंपनीज कर्नाटका के कम्युनल माहौल को छोड़ के तमिलनाडु के अंदर आ सकती हैं, हम उनको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। वहीं पे तेलंगाना के जो आईटी मिनिस्टर हैं के तारका रामराव, इन्होंने बोला कि भाई कर्नाटका के स्टार्टअप्स हैदराबाद में आ सकते हैं, हैदराबाद में हम उनको वर्ल्ड क्लास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बेंगलुरु से एक अच्छा एनवायरनमेंट यहां पे देंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं आप देखो तो ओवरऑल अपॉर्चुनिज्म भी दिख रहा है। जो कर्नाटका के आसपास के कॉम्पिटिटर स्टेट्स हैं, बिजनेस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। देखा जाए तो ये अच्छा ही है, हर राज्य अपने हिसाब से ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब आप अपॉर्चुनिटीज को अपनी तरफ खींचोगे और एक स्टेट को डर लगेगा कि हाँ भाई हमारे पास से बिजनेस जा सकता है, तो कहीं ना कहीं वो और प्रोएक्टिव हो जाएंगे अपने मैनेजमेंट में। हालांकि कर्नाटका का ये बोलना है कि भाई ऐसा देखो कुछ होने वाला नहीं है। इस समय पे जब दुनिया चाइना पे लेस डिपेंडेंट हो रही है, क्या एमएनसीज कर्नाटका नहीं आएंगे? कर्नाटका साफ साफ बोल रहा है, कर्नाटका की सरकार साफ साफ बोल रही है कि बेंगलुरु की और कर्नाटका की जो स्टैंडिंग है वो इंसिडेंट से खराब नहीं हो सकती है, किसी भी कंपनी की ग्राउंड लेवल की फंक्शनिंग में इफेक्ट नहीं आएगा। कर्नाटका के आईटी मिनिस्टर सीएन अश्वथ नारायण साहब ने बोला है कि कर्नाटका की ब्रांड इमेज इन कुछ कम्युनल इंसिडेंसेस से आप खराब नहीं कर सकते हैं। कर्नाटका बाकी स्टेट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बहुत आगे है, हमारा बिजनेस इकोसिस्टम टॉप नॉच का है, हमारे यहाँ पे टेक कंपनीज और स्टार्टअप्स बहुत सी वजहों से आती हैं और ये वजहें सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर देके बाकी स्टेट वाले बिजनेस नहीं खींच सकते। तो कर्नाटका की सरकार का स्टैंड बताया, बाकी लोगों का आपको स्टैंड बताया। आपका अगर कुछ स्टैंड हो, कुछ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप बताना चाहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। अगली वीडियो में चलते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स हैव द पोटेंशियल टू रिवाइव अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बट दे आर अंडरपेड एंड ओवरबर्डन। क्या बताया जा रहा है भाई? देखिए, वो बच्चे जिनको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन मिलती है, जो प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, अर्ली प्ले बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी में उनके डेवलपमेंटल आउटकम्स बेहतर होते हैं, ऐसा रिसर्च बोलती है। अगर आप नेशनल अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को देखो, जो कि 2013 में आया था, उसमें यह बताया था कि बच्चों के खेलने का और अर्ली चाइल्डहुड का करिकुलम दे रखा है किसमें? आंगनवाड़ी सेंटर्स में और प्री स्कूल में। आंगनवाड़ी सेंटर में जाओगे ना, आपको छोटे छोटे से बच्चे दिखेंगे, एकदम पिद्दे पिद्दे से। तो बहुत छोटे बच्चे को ही यहाँ पे आप कह लो 6 से 8 साल तक के ही बच्चे वहां जाते हैं, 4 से 6 साल या 4 से 8 साल तक के बच्चे ही आंगनवाड़ी में जाते हैं या किसी प्राइवेट प्री स्कूल में जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको नर्सरी लेवल के एडमिशन से पहले इन आंगनवाड़ीज में ट्रेन किया जाता है। अब 2018 में आप देखो तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इनिशिएटिव। ठीक है भाई, इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर क्या था कि भाई जो AWC है, आंगनवाड़ी सेंटर से, इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूव करिए, चाइल्ड सेंट्रिक एनवायरनमेंट यहां पे बनाइए। ये कोशिश की गई किसके अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक फैसेट आंगनवाड़ी सेंटर्स को इंप्रूव करने का था। अगर आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करो तो ये भी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात करता है थ्रू आंगनवाड़ीज। लेकिन अगर आप देखो तो जब से कोविड-19 फैला है, जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की सर्विसेज हैं, प्रोग्रेस है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हुई है, इनके ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आया है। अब आंगनवाड़ी सेंटर्स आते कौन सी स्कीम के अंदर है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम के अंदर आते हैं। और अगर आप इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज देखोगे तो इसके अंदर 6 फैसेट्स हैं। उन 6 फैसेट में से एक फैसेट है आपका प्री स्कूल एजुकेशन। मतलब जब बच्चे फॉर्मल स्कूलिंग ज्वाइन करेंगे, नर्सरी ज्वाइन करेंगे, नर्सरी से पहले वो प्री स्कूल्स में जाएंगे, और वो प्री स्कूलिंग एक फैसेट है 6 फैसेट्स ऑफ ICDS के अंदर। अब वैसे तो देखा जाए तो इंडिया एक गरीब देश है, डेवलपिंग देश है, तो इस देश के अंदर गरीब देश हम अपनी GDC के रिस्पेक्ट में नहीं देख रहे हैं, पर कैपिटा के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। और इस कंटेक्स्ट में देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, तो हद से ज्यादा पैसा है, एक बड़ी मिडिल क्लास है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास बहुत हद तक हालत खराब है। तो इन आंगनवाड़ी सेंटर्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करें लो कॉस्ट लोकली सोर्स मटेरियल की मदद से, जिसमें सोशियो कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ मदर को इंक्लूड किया जाए। 6 साल के कम के बच्चों को कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाए। तो एक आंगनवाड़ी स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ओपन स्पेस होता है,
कुछ 1 या 2 कमरे होते हैं जहां पे बच्चों की एक्टिविटीज हो रही होती है, कोई बहुत बड़ा स्कूल टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। लेकिन प्राइवेट लेवल पे जो प्री स्कूल चलते हैं वहां पे फॉर्मल स्कूल जैसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, बच्चों को टेक्नोलॉजी एडवांस तरीके से सिखाया जाता है। तो फॉर्मल स्कूलिंग वाले तरीके को प्राइवेट प्री स्कूल्स में मिमिक किया जाता है। आंगनवाड़ी में एक छोटा सा ओपन स्पेस होता है और 2-3 कमरे होते हैं। अब समझना यह कि इफेक्टिव कौन है ज्यादा, आंगनवाड़ी सेंटर्स और प्राइवेट प्री स्कूल्स दोनों के लिए यह बताया जाता है कि भाई ओवरऑल दोनों के ही मॉडल इस समय पे ऐसे काम कर रहे हैं कि यंग चिल्ड्रन का होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एक इंपैक्ट स्टडी कराई गई इन अर्ली चाइल्डहुड बाय द सेंटर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड डेवलपमेंट एट अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और एसर सेंटर को यहाँ पे, यानी देखिए एसर क्या है, देखिए एक सोशल वेलनेस सेंटर है, एसर नाम की एक रिपोर्ट भी आती है, तो दोनों को कंफ्यूज मत होइएगा। ये एसर सेंटर, ये जो ऑथर है ना यहाँ पे जिनका नाम है अवंतिका थरेजा, ये एसर सेंटर के साथ एसोसिएटेड है। ये एसर रिपोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। एसर रिपोर्ट कौन निकालता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो भाई ओवरऑल अगर आप देखो तो एसर सेंटर का ये बोलना है कि जो बच्चे इन आंगनवाड़ी सेंटर्स में पढ़ते हैं और प्राइवेट प्री स्कूल्स में पढ़ते हैं वो उस लेवल पे इवॉल्व और डेवलप नहीं हो पा रहे हैं जिस लेवल पे उनको डेवलप होना चाहिए। जो मॉडल है इन आंगनवाड़ी सेंटर्स का और प्री स्कूल, प्राइवेट प्री स्कूल के एजुकेशन का, वो होलिस्टिक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इसलिए बच्चों के जो अर्ली लर्निंग आउटकम्स है वो एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत नीचे है। An All India survey of the young children by Acer in 2019 found that not even half of the enrolled children between ages of 4 and 8 could perform age appropriate cognitive tasks। 4 से 8 साल के बच्चे इन आंगनवाड़ी और प्री प्राइवेट स्कूल से सीखने के बावजूद भी इनकी उम्र के अप्रोप्रिएट कॉग्निटिव टास्क को नहीं कर पाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आंगनवाड़ी और प्राइवेट प्री स्कूल से निकलने के बाद भी बच्चे आपकी फॉर्मल स्कूलिंग के लिए तैयार नहीं है। और आंगनवाड़ी सेंटर्स प्रॉपर तरीके से क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि बहुत हद तक ये अंडर रिसोर्स्ड हैं और ओवरबर्डन्ड हैं। ओके, एक रिपोर्ट आई थी आईसीडीएस के ऊपर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा, जिसने बोला यहाँ पे कि एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट स्पेस, लैक ऑफ प्ले बेस्ड अर्ली मटेरियल्स, लो इन्वेस्टमेंट इन ईसी, कंस्ट्रेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एज की रीजंस फॉर दिस सिचुएशन। मतलब आंगनवाड़ी सेंटर्स के पास प्रॉपर जगह नहीं है, ठीक है ना, प्ले बेस्ड मटेरियल नहीं है कि वो बच्चों को खिला के कुछ सिखा सके, खिला के मतलब खेल खिला के। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज कम है, आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत कम है, और इन सब चीजों के चलते, पैसों के कम होने के चलते, रिसोर्सेज के कम होने के चलते, आंगनवाड़ी सेंटर्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। ऊपर से आंगनवाड़ी सेंटर्स का इंप्लीमेंटेशन स्टेट वाइज भी वेरी करता है। कुछ स्टेट्स जो प्रॉपर तरीके से इन स्कीमों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ जो नहीं कर रहे हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। फिर क्या बोला जा रहा है? रिपोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन में रिसर्च नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। आप कह सकते हो नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन आईसीडीएस का सबसे वीक मॉडल है, और यह वीक मॉडल पैंडेमिक के समय पे और वीक हो गया है। पैंडेमिक के समय पे 2 करोड़ 80 लाख यंग बच्चों पे इफेक्ट पड़ा है। आंगनवाड़ी सेंटर्स बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल्स बंद हो गए, ये डाटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो इसके चलते अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो भी हमने थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट पाया था वो रिवर्स हो गया है कहीं ना कहीं पैंडेमिक के समय पे। तो क्या कुछ किया ही नहीं गया? देखिए, कुछ चीजें करने की कोशिश की गई हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो गुजरात के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई, उम्बारे आंगनवाड़ी, डोर स्टेप आंगनवाड़ी इनिशिएटिव। ये एक वीडियो सीरीज थी जहां पे एजुकेशनल मॉड्यूल्स के थ्रू और इजी टू फॉलो एक्टिविटीज के थ्रू आप देखो ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस प्रोवाइड की गई, और इन ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में आंगनवाड़ी को भी सीखने को मिला, बच्चों को भी सीखने को मिला, आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए भी एप्रोप्रिएट मैकेनिज्म किए गए। तो इस प्रकार के उम्बारे आंगनवाड़ी जैसे वीडियो इनिशिएटिव्स पूरे देश के दूसरे स्टेटों में भी चलाए जाएं तो बढ़िया है। फिर आप देखोगे अलग अलग राज्य की सरकारों ने, जैसे हरियाणा, पंजाब, ओडिशा और बिहार के राज्य की सरकारों ने आंगनवाड़ी वर्कर से बोला कि घर घर जाओ और घर घर में जाके बच्चों को पढ़ा के आओ। बट क्या ये पॉसिबल है यार? स्कूल में जब आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे जब पढ़ने आते हैं तब वहां पे आंगनवाड़ी वर्कर्स नहीं है इनफ पढ़ाने के लिए, तो घर जाके वो कैसे पढ़ाएंगी? एक आंगनवाड़ी वर्कर है परमजीत, इनका क्या बोलना है कि भैया हम बच्चों को व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बट हर समय एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ हो, व्हाट्सएप का बच्चे के पास एक्सेस हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी पेरेंट जब जॉब करने चला जाता है तो बच्चा क्या कर रहा है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे के पास तो फोन है नहीं, बच्चा तो फोन तो पेरेंट लेके गया है ऑफिस। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं।
एसर कह रहा है कि उन्होंने 2021 में 3 फील्ड सर्वे करवाई हैं और उससे पता चला है कि भाई लर्निंग एबिलिटीज चिल्ड्रन की रिग्रेस हुई हैं। ये तो दोस्तों हुई होंगी, पैंडेमिक के समय पे सब नुकसान ही नुकसान हुआ है, फायदा कम ही हुआ है। फायदा बस कुछ बिलियनियर्स को हुआ है, जो और मतलब एलॉन मस्क और अबानी और अदानी टाइप जो भैया और अमीर होते चले गए। तो एंड में बस यहाँ पे एक सिंपल सा समेशन दिया जा रहा है कि भाई जो भी हमारे पास लेवरेज है इसको यूटिलाइज करके जल्दी से इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को फिल इन कर दो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की कैपेबिलिटी को बढ़ाओ, ईसी करिकुलम को रिसर्च के थ्रू आगे बढ़ाओ, इसका डेवलपमेंट करो, लोगों को ट्रेनिंग दो, तब जाके हम ओवरऑल यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड के आप कह लो इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। फिर अगला क्या है, पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्राइबल्स को सजा देने वाला है टॉपिक। देखिए नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है ना तमिलनाडु की, यहाँ पे एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है। यहाँ पे टोडा, कोटा, इरोला, पनियास, कातुनयाकास, कुरुम्बास, ये सब रहते हैं। इनकी खुद की डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। अब इन कल्चरल प्रैक्टिसेस में ऑब्वियस ही बात है शादी जल्दी हो जाती है। इनफैक्ट ट्राइबल्स के पास हॉस्पिटल्स वगैरह का एक्सेस कम है, तो इनकी जो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम है, तो इसकी वजह से भी इनकी शादी 18 साल से काफी पहले कर दी जाती है। और इनकी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है कि हाँ भाई 18 साल से बहुत पहले शादी हो जाएगी, लड़के को भी पता है, लड़कियों को भी पता है। तो लड़का लड़की की एक कंसेंशुअल मैरिज होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जबरदस्ती शादी करवाई जा रही है। ठीक है, अब इसके चलते इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस और ओवरऑल अगर आप देखो तो जो लॉ है इसमें आ जाता है एक कॉन्फ्लिक्ट, और इस कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो मेल आप कह लो पार्टनर है एक शादी में, उसको नुकसान हो जाता है। कैसे? तो जो पॉक्सो एक्ट है, लैंडमार्क जजमेंट है 2012 का, चाइल्ड को सेक्सुअल ऑफेंसेस से बचाने के लिए। अब होता यह कि मान लो 18 साल से कम की कोई लड़की प्रेग्नेंट हुई और वो हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में उसको प्रेगनेंसी के लिए एडमिट किया गया है, तो हॉस्पिटल स्टाफ देखेगा कि यार इस बच्ची की उम्र तो 18 साल से कम है, तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट के अंदर हॉस्पिटल के ऊपर रिक्वायरमेंट होगी कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाएगा, पुलिस इस लड़की के हस्बैंड को अरेस्ट कर लेगा, बोलेगा तुमने शादी कैसे की 18 साल से कम की बच्ची की। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 15 साल से 18 साल हो गई, अब मतलब सेक्शन 375 का एक्सेप्शन आपको 18 साल से ऊपर ही मिलेगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा। और 18 साल से ऊपर वाला मैरिटल रेप है, वो अलग अलग हाई कोर्ट के डिसीजन आ रहे हैं, वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम इवॉल्व हो रहा है। 18 साल से कम की अगर आपकी वाइफ है, प्रेग्नेंट हो गई है, और अगर आप गए हॉस्पिटल में, तो भैया पुलिस आपको पकड़ ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। और यही यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल्स के साथ हो रहा है। नीलगिरी हिल्स में एफआईआर रजिस्टर की गई, लड़के को उठा के जेल में डाल दिया गया, बेल मिलने में लगभग 2 हफ्ता लग जाता है, और ओवरऑल 2 हफ्ते तक ये लड़का जेल में बंद रहता है। उसके बाद भी छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं है। अब बात यह है कि अगर आप हिंदू लॉज को कोडिफाई करो, हिंदू लॉज के हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये जो एज है शादी की तय की गई है, लेकिन हिंदू लॉज यूनिवर्सल नहीं है। बहुत सारे ट्राइबल्स है जो अपनी कस्टमरी प्रैक्टिसेस के हिसाब से चलते हैं, और उनकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस में हिंदू लॉज सेट नहीं बैठते हैं। तो ऐसे केसेस में इन लड़कों को पकड़ के जेल में डाल देना, इनके ऊपर पॉक्सो के चार्जेस लगा देना, ये सही नहीं है। ये यहाँ पे इस आर्टिकल का सार है। देखा जाए तो ट्राइबल कम्युनिटीज में बहुत डाइवर्स प्रैक्टिसेस है सर्वाइवल और अडेप्टेशन के लिए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पॉलीएंड्री है। पॉलीएंड्री मतलब एक लड़की के बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे, तो ब्रदर्स ऑफ अ फैमिली एक ही लेडी से शादी कर लेते हैं, ऐसा भी होता है अरुणाचल के अंदर, ताकि उनको इकोनॉमिक एडवांटेज मिल जाए। और जैसा कि मैंने बताया कि ट्राइबल सोसाइटीज में कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, तो 18 से पहले शादी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे लड़के को एक क्रिमिनल डिक्लेयर कर देना बिल्कुल भी सही नहीं है, खासकर जब गर्ल्स अपनी प्यूबर्टी के बाद उनकी शादी कर दी जाती है और वो शादी कंसेंशुअल होती है। तो ऐसी कंसेंशुअल शादी में एक बच्चा होने पे आप आदमी को पकड़ के जेल के अंदर डाल दो, वो सही नहीं है। और ऐसे 50 क्रिमिनल केसेस अभी के लिए नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर किए गए हैं। ठीक है, अब इस तरीके से एक कंसेंटिंग लेडी के हस्बैंड को उठा के आप जेल में डाल दोगे, तो उस लेडी को भी लगेगा कि यार मैं हॉस्पिटल गई तो मेरा हस्बैंड जेल में, तो इसलिए वो फिर प्रॉपर मेडिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करेगी, हॉस्पिटल नहीं जाएगी, तो हेल्थ के इश्यूज की भी बात आ सकती है। ठीक है, तो पॉलीएंड्री, चाइल्ड मैरिज, ट्राइबल कम्युनिटी के कस्टम्स, इन सब को भी मैटर करने की जरूरत है जब आप पॉक्सो को देखो। देखिए पॉक्सो लाया गया था चाइल्ड के सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, लेकिन यहां पे भले ही एक 18 साल से कम की बच्ची चाइल्ड है, लेकिन उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है। उसकी जो शादी हुई है वो कंसेंशुअल शादी है, कंसेंटिंग शादी। और ऐसे केसेस में पॉक्सो के आप कह लो लॉ को लगा के जेल में डाल देना एक लड़के को, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और ऐसे केसेस में मान लो अगर कोई केस सामने आता भी है, तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन करना सही नहीं है। और अगर हो सके
तो सेक्शन 41 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का इस्तेमाल करो। जिस भी इंडिविजुअल के ऊपर इस प्रकार का इल्जाम लग रहा है उसको आप अरेस्ट ऑर्डर इशू मत करो, उसको इंटेरोगेशन के लिए बुला लो, उसको इंटेरोगेट करो, जेल में पकड़ के उसको मत डालो। देखिए बात यह है कि चाइल्ड मैरिज गलत है, उसको रोकने की जरूरत है, लेकिन उसको रोकने की जरूरत है अवेयरनेस के थ्रू। जो ट्राइबल्स हैं, जो बीहड़ इलाकों में रहते हैं, उन्हें ज्यादातर नियम कानूनों के बारे में नहीं पता है, लॉ के बारे में नहीं पता। अब चूंकि वो लॉ के बारे में नहीं पता और अपने ट्राइबल कस्टम्स के हिसाब से शादी कर लेते हैं, ऐसे मेल्स को उठा के पॉक्सो के अंदर जेल डाल देना, दिस इज नॉट एट ऑल अ गुड डिसीजन, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने 2 टीनेजर्स को छोड़ दिया। वो टीनेजर्स भाग गए थे अपनी मर्जी से शादी करने के लिए, तो पॉक्सो एक्ट के अंदर उनके माँ बाप ने केस चालू कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि भाई इसको हम पॉक्सो एक्ट के अंदर ट्राई नहीं कर सकते, लड़का लड़की अपनी मर्जी से भागे। फिर अभी एक अर्नब मनोरंजन गोस्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र 2020 का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जो कि क्या बोलता है कि आप बेल पे ध्यान दो, जेल पे ध्यान मत दो, ठीक है ना। जो हाई कोर्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, अनटिल अनलेस मैटर बहुत ज्यादा सीरियस ना हो, कोई बहुत अर्जेंट इशू ना हो, आप बेल की पेटिशन को अप्रूवल दो, उनको रिजेक्ट मत करो। ये सब बातें यहां पे बताई जा रही हैं। एक और चीज बहुत अच्छी यहां पे बताई गई कि भाई अवेयरनेस के टूल फैलाने की जरूरत है। पनिया लैंग्वेज में एक मूवी रिलीज की गई जिसका नाम है इंचा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वायनाड ने इसको रिलीज की है। तो ट्राइबल लोगों के बीच में ये मूवी दिखा के ट्राइबल लोगों को ये अवेयर कराने की कोशिश की जा रही है कि भाई देखो, अगर तुम जल्दी शादी करते हो, एक 18 साल से कम की लड़की से शादी कर रहे हो, तो भाई पॉक्सो के प्रोविजंस तुम्हारे ऊपर लग सकते हैं। मतलब यहां पे एजुकेशन के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है कि शादी की जल्दी मत करो, 18 साल के हो जाओ उसके बाद करो, पहले करोगे तो पॉक्सो के अंदर जेल भी जा सकते हो। तो एक बार लोगों के अंदर अवेयरनेस होगी तब उनको पता चलेगा कि वो क्या गलत कर रहे हैं। नहीं तो ऐसे में तो लोग अरेस्ट हो जाते हैं और अरेस्ट के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि भाई उन्होंने ऐसा किया क्या जो उनको उठा के जेल में डाल दिया गया। समझ गए बात को? ये ओवरऑल यहाँ पे बताया गया। फिर अगला आर्टिकल है डिजीज एंड द क्योर, चाइना शुड रिकंसीडर इज जीरो कोविड स्ट्रेटजी एंड साइंस व्हाइल ओपनिंग अप। देखिए चाइना पिछले 2 हफ्तों से बंद है, इनका जो फाइनेंशियल सेंटर है शंघाई 2 हफ्ते से बंद है। शंघाई के पोर्ट ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया भी था, जिसके 26 मिलियन रेजिडेंट्स लॉकडाउन में है। ये जो 2.5 करोड़ लोग, 2.6 करोड़ लोग अपार्टमेंट में बंद है, इनके पास फूड शॉर्टेजेस है। सरकार इतनी बड़ी क्वांटिटी में फूड पहुंचा नहीं पा रही, सप्लाई चेन पैरालाइज हो गई है। कहीं पे भी कोविड का कोई भी केस देखा गया है उसको पकड़ के क्वारंटीन कर दिया जा रहा है, भले ही वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हो। फूड शॉर्टेजेस बहुत एक्यूट हैं। जो बच्चे पॉजिटिव टेस्ट हुए उनको अपने माँ बाप से अलग कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत, आप कह लो, क्रूअल बताई जा रही है। फिर जो एल्डरली है चाइना के अंदर, वो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। क्यों नहीं लगवाना चाहते? क्योंकि चाइना के अंदर कोविड जीरो स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जा रहा है। तो बूढ़े लोगों का बोलना है कि जब तुम कोविड जीरो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, इतना खतरनाक लॉकडाउन लगा रहे हो, किसी के साथ भी आप जो एक्सपोजर है वो नहीं होने दे रहे हो, तो बेटर ये है कि हम वैक्सीन ना लें। कहीं ना कहीं वैक्सीन भी नहीं लेना चाह रहे हैं वहां पे ओल्ड लोग। सरकार का ये बोलना है कि भाई देखो, 140 करोड़ की आबादी का देश है, ठीक है ना, लगभग 26 करोड़ से ज्यादा लोग 60 साल से ज्यादा के हैं। तो कल की डेट में अगर कोरोना फैलने लगा तो एल्डरली बहुत तादाद में मरेंगे और चाइना का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स पहुंच सकता है। जो इंडिया में हुआ था वो चाइना पे हो सकता है। यहाँ पे चाइनीज ऑफिशियल बोल रहे हैं कि देखो हांगकांग में क्या हुआ, ओमिक्रॉन का आउटब्रेक आया, 8,000 लोगों की मृत्यु हो गई। बेसिकली हांगकांग में डेमोक्रेसी थी ना, उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो कुल मिला के इनका ये बोलना है कि हमारा मॉडल सबसे बेटर है, हमारी जो जीरो कोविड स्ट्रैटेजी है सबसे बेटर है, इसमें हम किसी को मरने नहीं देंगे। ये ओवरऑल यहाँ पे चाइना की सरकार का बोलना है। अब देखिए, डिक्टेटरशिप की सरकार है, किसी प्रकार की डेमोक्रेसी तो है नहीं, डर तो है नहीं कि अगले इलेक्शन में बाहर निकल जाएंगे। तो कितना भी स्ट्रांग नियम कानून चलाओ, कोई उनको खास फर्क पड़ता नहीं है। अपने मॉडल को वैसे भी चाइना वेस्ट से कंपेयर करता रहता है। उन्होंने बोला देखो वेस्ट में कितनी ज्यादा नंबर ऑफ डेथ हुई है, कोविड एक डेंजरस डिजीज है, हमारे तरीके से तुम बचे रहोगे, तुम मरोगे नहीं। यहाँ पे चाइना को अपना शंघाई का मॉडल छोड़ के सिंगापुर का मॉडल फॉलो करना चाहिए, जिसने अपनी पॉपुलेशन को एग्रेसिवली वैक्सीनेट किया है, धीरे धीरे चीजों को ओपन किया है। इस प्रकार से बंद कर देने से जो लोगों की जिंदगी है वो डिजीज होने से और बदतर हो जाएगी। समझे? ये बात बताइए, मतलब डिजीज में जितनी बदतर नहीं होगी उतना इस लॉकडाउन में बदतर हो जाएगी, ये बताया गया। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज की बात हो रही है। भाई जो 10 ग्रुप है इंडियन रेलवे सर्विसेज हैं, उनमें से 8 को मिला के बना दिया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। कौन सी 8 को मिलाया गया है? तो इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज, इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिविल इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज। इन सबको मिला के बना दिया गया इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। एक 8,000 का कैडर है ये,
आप कह सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन है ये आजादी के बाद से लेके अब तक का। रिक्रूटमेंट ऑब्वियस ही बात है, इसका यूपीएससी के थ्रू होगा। हर साल कुछ 100 पोस्ट निकल के आएंगी। कितने लोग अप्लाई करते हैं? वैसे तो बताया जा रहा है लगभग 4 लाख लोग अप्लाई करेंगे इस आईआरएमएस के कैडर के लिए। ठीक है भाई, अगर आप इंडियन रेलवे सर्विसेज के ऑफिसर के, इंडियन रेलवेज में किसी भी सर्विसेज के ऑफिसर के अगर डेली टाइम शेड्यूल को देखो, जो फील्ड पोस्टिंग्स में उनको सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, कभी कभी उनको ऑड आवर्स में रात में भी कॉल आ जाते हैं, उन कॉलों को अटेंड करना पड़ता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है भाई, रेलवेज की सेफ्टी को मेंटेन करना, उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवेज की पंक्चुअलिटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेलवे का कोई संडे सैटरडे वीकेंड छुट्टी दिवाली त्यौहार नहीं होता है। तो भैया लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में एफिशिएंसी लाना, अपने आप को लगातार अपडेट करना, ऑन टोज रहना, ये एक रेलवे के ऑफिसर से एक्सपेक्ट किया जाता है। ठीक है भाई, तो रेलवे की जॉब उन लोगों के लिए नहीं है जो कि एक फिक्स्ड आवर वर्क प्रोफाइल को ढूंढ रहे हैं, अनटिल अनलेस आप किसी डिजाइन या फिर किसी टेक्निकल सेक्टर में ना इन्वॉल्व हो। तो ये जो आईआरएमएस का कैडर बनेगा लगभग 8000 ऑफिसर का, इसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, लेकिन डिपार्टमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन से काम करने की जरूरत है, साइलो में काम करने से नहीं चलेगा। वैसे तो देखा जाए तो एक बहुत बड़ा कैडर ऑलरेडी लंबे समय तक यहाँ पे काम करने वाला है। हर साल कुछ 100 आईआरएमएस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा। किस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होगी, किस प्रकार से एम्बिशियस जो अभी प्रेजेंट ऑफिसर्स हैं वो गति शक्ति प्रोजेक्ट्स के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर पाएंगे, ये देखना जरूरी है। रेलवेज का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंडिया अगर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना चाहता है, इकोनॉमिक पावर हाउस बनना चाहता है, तो बिना इंडियन रेलवेज की अच्छी परफॉर्मेंस के नहीं बन सकता। बहुत सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, जैसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, वंदे भारत ट्रेन्स। इन ट्रेन्स को, इन प्रोजेक्ट्स को रियल टाइम में सक्सेसफुल बनाने के लिए ये आईआरएमएस कैडर एक बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। इनकी ट्रेनिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से होगी। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए सरकार एवोल्यूशन लेके आएगी, बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाया गया है। आगे के लिए अगर आप देखो तो एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये आईआरएमएस ऑफिसर्स के कैरियर प्रोग्रेशन के बारे में बताएगा, उसी हिसाब से इनकी ट्रेनिंग करवाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गति शक्ति की गोल्स को कैसे पूरा करना है। ठीक है, आईआरएमएस में रिक्रूटमेंट के लिए क्या रेलवे से स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट वगैरह आएगा, ये तो यूपीएससी जब नोटिफिकेशन निकालेगा तब पता चलेगा। बेसिकली ये बताया जा रहा है, राजेश गुप्ता साहब जो कि डायरेक्टर हैं स्किल लेबर और डेवलपमेंट के नीति आयोग में, इनका ये बोलना है कि रेलवे सेक्टर में काम करने वाला जो कैडर है ये काफी एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस है, पुलिस में आईपीएस है, जब तक ये ऑफिसर्स एफिशिएंट नहीं होंगे तब तक एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस प्रॉपर तरीके से नहीं चल सकता। उसी प्रकार से रेलवे को अगर प्रॉपर तरीके से चलाना है तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी जो 8000 का कैडर है उसको तो एफिशिएंटली काम करना है, जो नए लोग रिक्रूट होंगे वो भी एफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग शेड्यूल सेटअप करेगा यूपीएससी, रिक्रूटमेंट के लिए गाइडलाइन सेटअप करेगा। कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है नहीं करनी, इस चीज को देखा जाएगा और ओवरऑल गाइडलाइंस जो होलिस्टिक हैं वो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यहाँ पे डिक्लेयर की जाएंगी। तो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज के बारे में हमने कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे, वैसे तो और भी बहुत कुछ लिख रखा है बस उतना काम का है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों से लेक्चर को शेयर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, एंड इफ पॉसिबल प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।